नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो का जो विषय होने वाला है वो है शोध के तथ्य विश्लेषण या फिर सिर्फ तथ्य विश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में डेटा एनालिसिस बोलेंगे। शोध प्रविधि जो है या फिर कह लीजिए शोध प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, 5 चरण, जिनको मैं बता दे रही हूँ फिर से। पहला है विषय चयन, जिस पर चर्चा की जा चुकी है। दूसरा है सामग्री संकलन, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तीसरा है तथ्य विश्लेषण, जिस पर अभी चर्चा होगी। और चौथा है शोध प्रारूप, जिसको अंग्रेजी में सिनॉप्सिस कहते हैं। जब ये चारों तैयार हो जाते हैं तो 5वें यानी कि शोध प्रबंध लेखन पर हम पहुंच जाते हैं। तो इन 5 चरणों में कोई भी शोध कार्य पूरा होता है, जिनमें से 2 पर चर्चा हो चुकी है और आज चर्चा होगी तीसरे चरण पर और चौथे चरण पर, यानी कि डेटा एनालिसिस यानी तथ्य विश्लेषण और चौथा चरण यानी कि शोध प्रारूप। इन पर विस्तृत चर्चा होने वाली है। तो बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है तथ्य विश्लेषण और शोध प्रारूप, शोध प्रविधि के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं तथ्य विश्लेषण पर। तो लिखा है शोध प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है ये तथ्य विश्लेषण, और तीसरा महत्वपूर्ण चरण है। यह वह चरण होता है जहां शोधार्थी या शोधक द्वारा एकत्रित की गई जानकारी आंकड़ों को वर्गीकृत, व्यवस्थित, व्याख्यायित करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। आगे बढ़ें तो शोध तथ्य विश्लेषण का क्या अर्थ है, हालांकि ऊपर मैंने थोड़ा सा बता दिया, अब यहाँ पर एक लिखित रूप में इसको देख लेते हैं। तो शोध तथ्य विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शोधार्थी शोध के दौरान एकत्र किए गए जानकारी को या फिर एकत्र किए गए द्वितीयक या फिर प्राथमिक आंकड़ों की वैज्ञानिक विधियों द्वारा छटाई, वर्गीकरण, तुलना और व्याख्या करता है। छटाई यानी कि काट छाट करेगा, वर्गीकरण करेगा, तुलना करेगा और व्याख्या करेगा, ताकि वह अपने शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। डेटा एनालिसिस या शोध विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जानकारी जो आप द्वारा जुटाई गई है आपके द्वारा, वो कितनी प्रामाणिक है, किस हद तक मौलिक है, उसको सत्यापित करना होता है शोध विश्लेषण या फिर तथ्य विश्लेषण के अंतर्गत। ये जो तीसरी प्रक्रिया है, तीसरा चरण है शोध प्रविधि के अंतर्गत। आगे बढ़ें तो बात करते हैं तथ्य विश्लेषण के उद्देश्य क्या हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डेटा एनालिसिस के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है एकत्रित तथ्यों में नियमितता या पैटर्न की पहचान करना। दूसरा पॉइंट है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। तीसरा पॉइंट है या फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालना। आगे बढ़ें तो निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करना। चौथा पॉइंट, चौथा उद्देश्य बनता है निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करना। 5वां है समस्याओं की गहराई से समझ विकसित करना, यानी समस्याओं पर गहराई से आपको पता चल जाएगा कि किन किन विषयों पर आपको ज़्यादा परिचर्चा करनी है शोध विषय के अंतर्गत या फिर शोध के अंतर्गत, कि ये समस्याएं इस विषय के संदर्भ में जब आपने तथ्य जुटाए तब आपको पता चली, तो आप उन समस्याओं पर ज़्यादा विश्लेषित नज़रिए के साथ में अपने शोध कार्य में व्याख्यायित कर पाएंगे उस टॉपिक को या उस समस्या को। आगे बढ़ें तो बात करते हैं तथ्य विश्लेषण की कुछ विधियां भी होती हैं। तो यहाँ पर तथ्य विश्लेषण की 2 विधियों की मैं चर्चा करूँगी, जो कि 2 मुख्य विधियाँ हैं तथ्य विश्लेषण की। इसमें पहली है गुणात्मक और दूसरी है मात्रात्मक। तो सबसे पहले गुणात्मक विश्लेषण को देखते हैं। वर्णनात्मक एवं विवेचनात्मक जो विषय होते हैं उनके लिए गुणात्मक विश्लेषण प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है साहित्यिक विषय जो आएंगे वो इसी श्रेणी में आएंगे। दूसरा बनता है पॉइंट की गैर सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वर्णनात्मक और विवेचनात्मक या विश्लेषणात्मक विषयों का अध्ययन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये गैर सांख्यिकी पद्धति पर ही आधारित होगा। मात्रात्मक जो है वो सांख्यिकी पद्धति पर आधारित है। तीसरा पॉइंट बनता है जब आंकड़े शब्दों, अनुभवों या घटनाओं के रूप में होते हैं तब इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार, फोकस ग्रुप, केस स्टडी या फिर अन्य जो विषय बन सकते हैं
उनका विश्लेषण, जो मतलब कुल मिलाकर वर्णनात्मक विषय हैं, वो आएंगे गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत। बात करें इसकी उपयोगी तकनीकों पर, तो विषय विश्लेषण कर लिया जाता है यहाँ से। दूसरा बनता है सामग्री विश्लेषण, भी आसानी से कर लिया जाता है इस विधि द्वारा। और तीसरा बनता है विमर्श विश्लेषण, भी इस विधि द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। दूसरा देखें तो विश्लेषण है, या विश्लेषण की दूसरी पद्धति है मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आंकड़े आएंगे, अंक आएंगे, यानी सांख्यिकीय पद्धति पर आधारित है। तो इसके भीतर लिखा है आंकड़ों की सांख्यिकीय विधियों की व्याख्या। दूसरा है ग्राफ, तालिका, आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण। तो जो मैथमेटिकल या फिर गणितीय ज्ञान पर आधारित शोध विषय होते हैं, उसके भीतर मात्रात्मक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ें तो तथ्य विश्लेषण की कुछ प्रक्रियाएं भी हैं, जिन्हें तेज़ी से देख लेते हैं। तो पहला है डेटा की सफाई, यानी जाहिर सी बात है आपने जो चीज़ें संकलित की हैं उनमें कोई अगर त्रुटि है या कुछ अधूरापन है या कुछ तथ्य अनुपयोगी हैं, उनको हटा देना है, यानी यहाँ पर डेटा की सफाई होगी। जो तथ्य उपयोगी हैं उनको रख लेना है, भविष्य में शोध कार्य में प्रयोग करना है। जो अनुपयोगी या त्रुटिपूर्ण है उनको शुद्ध करना है, या फिर जो उपयोग में नहीं लाए जाने उनको हटा देना है। दूसरा है वर्गीकरण, यानी जानकारी का वर्गीकरण कर लेना है विभिन्न विषयों के माध्यम से या फिर विभिन्न श्रेणियों और प्रकारों में बांटते हुए। तीसरा है कोडिंग, जो कि साहित्यिक विषय के अंतर्गत नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर गुणात्मक सूचनाओं को संख्यात्मक रूप देना होता है। चौथा पॉइंट बनता है आंकड़ों का सारणीकरण, टेबुलेशन फॉर्म में आंकड़ों को लिख लेना। और पांचवा है प्रस्तुतिकरण, चार्ट, ग्राफ, चित्र आदि के माध्यम से जानकारी को प्रदर्शित करना। छठा है विश्लेषण या व्याख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन कहते हैं, आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर साहित्यिक दृष्टिकोण से, हिंदी साहित्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ऊपर बताए गए दो जो बिंदु थे वो ही महत्व तो रख रहे हैं, बाकी आप चाहें तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। बाकी जो ऊपर बताए गए दो बिंदु हैं, जिन्हें मैं फिर से दिखा देती हूँ, डेटा की सफाई और वर्गीकरण, यही महत्व रख रहे हैं। आगे बढ़ें तो बात कर लेते हैं विश्लेषण में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए, यानी एक निष्पक्ष भाव से, बिना किसी सकारात्मक या फिर कह लीजिए बायसनेस के बिना हमें तथ्यों को समझना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए, ना कि सिर्फ नकारात्मक तथ्यों को मतलब रख लिया और सकारात्मक पहलुओं की काट छाट कर दी। तो ऐसा नहीं है, दोनों के मध्य का रास्ता आपको अपनाना चाहिए। दूसरा है पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप पूर्वाग्रह ही किसी विषय के संदर्भ में निर्धारित कर लेंगे तो आपका जो शोध कार्य है उतना सफल नहीं हो पाएगा। अगला है सांख्यिकीय विधियों का सही प्रयोग करें। अगला है डेटा की प्रामाणिकता, स्रोत की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें। जाहिर सी बात है, तभी आपकी जो शोध विषय है उसमें मौलिकता आएगी। व्याख्या करते समय संदर्भ का भी अवश्य ध्यान रखें, जिसके संदर्भ में या फिर कह लीजिए संदर्भ ग्रंथ सूची पर आधारित मैंने वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, विस्तार से उसमें चर्चा की गई है, जाकर ज़रूर देखें। आपको चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में उसमें समझाई गई हैं। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है किस विषय पर? शोध प्रक्रिया के तीसरे विषय पर, जिसका शीर्षक है तथ्य विश्लेषण। अब बढ़ते हैं चौथे विषय की ओर, जिसका शीर्षक है शोध प्रारूप, या फिर अंग्रेजी में जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं। तो शोध प्रक्रिया के अंतिम दूसरे चरण पर, यानी चौथा चरण आप इसको कह लीजिए या लास्ट सेकंड चरण कह लीजिए, दोनों ही बातें सही हैं। तो चौथा चरण है ये रूपरेखा निर्माण, जिसको अंग्रेजी में सिनॉप्सिस कहते हैं, या फिर इसको शोध प्रारूप भी आप कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक रूपरेखा यानी एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, यानी किस फॉर्मेट में आप चीज़ें विश्लेषित करेंगे या शोध प्रबंध को किस फॉर्मेट में तैयार करेंगे, इस पर परिचर्चा होती है रूपरेखा निर्माण, यानी चौथे विषय के अंतर्गत, शोध प्रक्रिया के चौथे चरण के अंतर्गत इस पर चर्चा आप कर लेते हैं। तो शोध प्रक्रिया एक अत्यंत या फिर शोध प्रक्रिया का यह एक अत्यंत आवश्यक चौथा चरण है, शोध की रूपरेखा निर्माण। यह शोध कार्य को व्यवस्थित, संगठित और वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। शोध की रूपरेखा वह पूर्व निर्धारित योजना या ढांचा है जिसके आधार पर शोधकर्ता यह तय करता है
जाहिर सी बात है, एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, एक प्रारूप तैयार हो जाता है तो हमें कई बातों का अंदाज़ा लग जाता है, जिनमें से कौन कौन सी बातें हैं ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि शोधकर्ता को किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी है, दूसरा है कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, तीसरा है किस प्रकार विश्लेषण करना है विषय का, और चौथा पॉइंट है किस समय पर कौन सा कार्य करना है ताकि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत शोध प्रबंध पूर्ण किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं शोध रूपरेखा के उद्देश्य क्या हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है शोध रूपरेखा का शोध को संगठित और दिशा प्रदान करना। जाहिर सी बात है, आपके पास अगर कोई रूपरेखा नहीं होगी कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, तो आप दिशाहीन ही होंगे ना। तो वैसे ही शोध कार्य में भी देखा जा सकता है कि अगर कोई आपके पास रूपरेखा नहीं है तो आप दिशाहीन होंगे। तो यहाँ पर अगर रूपरेखा है तो उसका एक उद्देश्य हो जाता है दिशा प्रदान करना। दूसरा है संसाधनों, यानी कितना समय लगेगा, कितनी ऊर्जा खपेगी और कितना धन खर्च होगा, इसका पता चल जाएगा आपको। तीसरा है शोध विधियों का चयन करना। चौथा है शोध के प्रत्येक चरण को स्पष्ट करना। अगला है अंतिम त्रुटियों को कम करना और विश्वसनीयता बढ़ाना। जाहिर सी बात है, जब एक रूपरेखा आपके पास होगी तो त्रुटियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं हर स्तर पर। विश्लेषण के स्तर पर भी त्रुटियां कम होंगी और भाषाई स्तर पर भी त्रुटियां कम होंगी। तो ये 5 बन जाते हैं शोध रूपरेखा निर्माण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। अब बात कर लेते हैं शोध रूपरेखा के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, यानी मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तत्व क्या क्या हैं शोध रूपरेखा के। तो इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर एक पूरी सारणी या फिर कह लीजिए चार्ट बना दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है शोध समस्या का चयन करना, जिसका विवरण यहाँ पर दे दिया गया है कि क्या अध्ययन किया जाएगा, यानी क्या प्रॉब्लम क्या है, आपके दिमाग में किस विषय पर प्रश्न उठा है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य निर्धारण करना, यानी बाद में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तीसरा पॉइंट है परिकल्पना, यानी संभावित उत्तर या समाधान। जाहिर सी बात है, एक निष्कर्ष आप पहले से ही संभावित निष्कर्ष आपके दिमाग में चल जाता है कि ये निष्कर्ष मैं बाद में तय करूँगा या करूँगी। चौथा पॉइंट है विधियों का चयन, गुणात्मक, मात्रात्मक या मिश्र विधि का प्रयोग करना है। इस बात का पहले से ही चयन कर लेते हैं कि गुणात्मक विधि का प्रयोग होगा, मात्रात्मक का प्रयोग होगा या फिर मिश्रित विधि का प्रयोग होगा। पांचवा पॉइंट है जनसंख्या एवं नमूना, किस समूह पर शोध किया जाएगा। छठा पॉइंट है डेटा संग्रह विधियाँ, यानी डेटा जो आप संकलित करेंगे, सामग्री संकलित करेंगे, जिस पर मैंने पहले से ही चर्चा कर दी है, जो जाकर आप देखिए, आपको विस्तार से चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो इसके अंतर्गत इस तरह से बताएंगे डेटा विश्लेषण की योजनाएं। और आठवां है समय सारणी, यानी टाइम शेड्यूल तैयार करना, ताकि आपको पता लग जाए कि किस वक्त आपको क्या कार्य करना है शोध संबंधी। अगला है 9वां पॉइंट सीमाएं, यानी इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। और 10वां है नैतिक पक्ष, एथिकल वैल्यूज़ या फिर एथिकल कंसीडरेशंस, शोध के नैतिक मानदंडों का यहाँ पर पालन करना है। तो इस तरह से ये 10 तत्व हैं जो कि शोध रूपरेखा में समाहित होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं शोध रूपरेखा जो है या सिनॉप्सिस या फिर कह लीजिए शोध प्रारूप जो है, उसका एक सैंपल या फिर फॉर्मेट देख लेते हैं, जो कि मैं आपको मुंह से बताऊंगी, आप चीज़ें नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा है कुछ भी। तो शोध रूपरेखा का एक जो सामान्य, एक साधारण सा प्रारूप होता है, बाकी कुछ इसमें हेरफेर हो सकती है। आप अगर और बेहतर तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये जो मूलभूत तत्व हैं इसमें संकलित होने चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा शोधकर्ता का नाम, और उसके बाद आएगा शोध कार्य का शीर्षक, यानी किस विषय पर आप शोध कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आएगा प्रस्तावित शोध के मुख्य उद्देश्य, यानी पहला पॉइंट हो गया शोधकर्ता का नाम, आपका नाम, जो व्यक्ति मतलब शोध कर रहा है। दूसरा पॉइंट आएगा शोध कार्य का विषय या शीर्षक। तीसरा पॉइंट आएगा उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। चौथा पॉइंट आएगा इसका महत्व क्या है, आप जो जिस विषय पर शोध कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। अगला पॉइंट आएगा शोध विषय के साहित्य का सर्वेक्षण, और इसके बाद अगला पॉइंट आएगा अध्यायों की संख्या, यानी क्या क्या अध्याय रहने वाले हैं उनकी संख्या, और इसके बाद
संभावित अवधि यानी कितना समय लगने वाला है इस शोध विषय में, और अंतिम पॉइंट आ जाएगा प्रस्तावित शोध कार्य हेतु उपलब्ध सुविधाएं, या इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट इतने बताए गए ये तो आपको याद होने ही चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आपने अगर नोट नहीं कर पाया हो तो अभी कर लीजिएगा। पहला पॉइंट होगा शोधकर्ता का नाम, दूसरा पॉइंट होगा शोध कार्य का विषय या फिर शोध कार्य का शीर्षक, तीसरा पॉइंट होगा उद्देश्य क्या है शोध कार्य का, और चौथा पॉइंट होगा आपका शोध कार्य का या फिर जो शोध विषय आपने चूज किया है उसका महत्व क्या है। अगला पॉइंट है शोध विषय के साहित्य का सर्वेक्षण, और इसके बाद अगला पॉइंट है शोध के अध्याय क्या क्या होंगे और उनकी संख्या क्या होगी। इसके बाद शोध कार्य में लगने वाली अवधि यानी जो संभावित अवधि है, समय है जो इसमें लगने वाला है वो आपको बताना है। इसके बाद अंतिम विषय बन जाता है, इसको चाहे तो आप लिख लें चाहे तो हटा दें, कि शोध कार्य हेतु उपलब्ध सुविधाएं, शोध कार्य हेतु उपलब्ध सुविधाएं। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको संकलित करने हैं, जो कि एक शोध रूपरेखा का सामान्य प्रारूप मैंने आपको बता दिया है। तो चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछिए। बाकी अगर आपने नहीं चीज़ें नोट डाउन कर पाई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और चीज़ों को फिर से सुन लीजिए, आप चीज़ें लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, 2 बार बता दिया है, तो आप इन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको इस चैनल से लगता है कि आपकी मदद हो रही है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। और इस शोध प्रविधि पेपर से संबंधित प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी है, जाकर आप देखिए, आपको हर एक टॉपिक वहाँ पर बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। या फिर कोई टॉपिक ढूंढने में परेशानी हो रही है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।